Hello students, you're welcome to class 10th geography chapter 5, and our today's topic is non-conventional sources of energy. There are two types of energy sources on the basis of its source. First is conventional energy sources and second one is non-conventional sources of energy. So non-conventional sources of energy are those resources which are not being used traditionally, and there is great required to use such type of resources because these are found in current or flow. That's why we need to use नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हम बात करेंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो टू टाइप्स की बताए, एक नॉन कन्वेंशनल और दूसरा था कन्वेंशनल. कन्वेंशनल को होते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत. तो हम बात करते हैं नॉन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो इनकी ज़रूरत पड़ती है कि किसी ये जो लगातार जो किस हमारा देश है या कोई भी देश है लगातार क्या यूटिलाइज़ कर रहा है इस तरह के एनर्जी रिसोर्स हो, किसका कन्वेंशनल सोर्सेज का लगातार यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कोई भी जो हमारा जो देश है वो क्या कंट्री लगातार क्या हो रहा है डिपेंडेंट हो रहा है किस पर, फॉसिल्स फ्यूल्स पर. फॉसिल्स फ्यूल कौन कौन से होते हैं इनको एग्जाम्पल 1 मार्क्स के कह सकते हैं. ऑयल है, गैस है या कोल है, पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इन पर जो लगातार डिपेंड होता जा रहा है, जो एक काफ़ी चिंता का विषय है. दूसरा है लगातार अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो इससे क्या होता है राइजिंग प्राइसेस ऑफ गैस, ऑयल एंड अदर पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो इसकी वजह से जो है अगर लगातार इनका यूज़ किया जाता रहा कन्वेंशनल सोर्सेज का, मतलब क्या कर तो बात रहे नॉन कन्वेंशनल की, लेकिन इसमें क्या आपको ड्रॉबैक्स बतानी है कि इसकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ख़राब होते हैं और ये अच्छे होते हैं, ये आपको बताना है इसमें. तो लगातार अगर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का या ऑयल, गैस, कोल वगैरह का यूज़ करते रहे तो इनकी जो प्राइसेस हैं लगातार बढ़ती चली जाएंगी. ठीक है, और इनकी जो तथा इनकी लगातार शॉर्टेज से फ्यूचर में क्या है अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है या अनिश्चितता आ सकती है. इससे किससे सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हमारे पास रहे ना रहे इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास इस तरह के रिसोर्स ही नहीं बचेंगे. और इसका जो रिपरकशन होगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या है नेशनल इकोनॉमी पर पड़ता है कि अगर किसी देश के पास रिसोर्स ना हो, एनर्जी संसाधन ना हो, ऊर्जा संसाधन ना हो तो किस तरह से कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करेगा. जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था कि जो व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए, उनको चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनको प्रोपेल करने के लिए, इनको चलाने के लिए. इसके अलावा कोई भी जैसे काम करने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री को मशीन वगैरह ऑपरेट करनी होती है तो उनको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी रिसोर्स की. तो किसी भी देश का जो विकास होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी रिसोर्सेज पर. इसके अलावा जो लास्ट इसका पॉइंट लिखेंगे, जो फॉसिल्स जो फ्यूल्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट होते हैं. तो अगर आपका क्वेश्चन बन आ सकता है, अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि राइट सम ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप ये वाला जो पूरा हेडिंग जो आपने अभी पढ़ा है कंप्लीट इसे आप लिख सकते हैं. ठीक है, या कहें आपसे कि ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये कह सकते हैं. ठीक है, हेडिंग डाला हुआ है नॉन कन्वेंशनल का, लेकिन इसमें नॉन कन्वेंशनल की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए बताना होगा कि कन्वेंशनल क्यों अच्छे नहीं हैं, ये हमें बताना है. इसलिए आज हमें ज़रूरत है किसकी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, बिकॉज दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि सोर्सेज कैसे हैं रिन्यूएबल होते हैं. ऑन द अदर हैंड द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल, वे कैसे हैं अनवीकरणीय होते हैं. जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते हैं. जबकि जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं इसको हिंदी में कहेंगे परंपरागत जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन होते हैं ये रिन्यू कर सकते हैं इनको. ठीक है, बिकॉज दीज आर फाउंड इन करंट एंड फ्लो में. तो आपको इसमें पढ़ेंगे एनर्जी, इसमें विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है, और जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा. तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी अभी हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में पहला है सोलर एनर्जी. जैसा इसकी विशेषता बताई थी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कि करंट में होती हैं, फ्लो में होती हैं, और इसके अलावा क्या है रिन्यूएबल होती हैं, इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की होती हैं.
और ये ड्यूरेबल भी होती हैं। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है इसको कह सकते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में इसका काफ़ी क्रेज चला हुआ सोलर एनर्जी का। आप जहाँ भी देखें छतों पर सोलर जो पैनल्स हैं, सोलर जो प्लेट्स हैं वो लोगों ने लगाई हुई हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर 3 किलोवाट के आसपास अगर आपने इसका सेटअप लगाया हुआ है सोलर एनर्जी का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह की, मतलब बिजली कनेक्शंस को भी आप अगर अवॉइड करें तो मुश्किल से आपका एक अगर किलोवाट की बात करें तो लगभग ये लग जाता है आपका सेटअप 25-30 हज़ार के आसपास आता होगा इसका खर्चा, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास अगर हम खर्च करते हैं। तो शायद हो सकता है कि इस तरह के जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कनेक्शंस हैं या बिल्स वगैरह हैं इनके भरने से हमें निजात मिल सके। क्योंकि 1 किलोवाट का मतलब है कि आप अपने फ्रिज वगैरह इस तरह के जो इक्विपमेंट्स उनको चला सकते हैं। दो अगर आपने 3 किलोवाट चला लिया है, 3 किलोवाट लगाया, कुछ बैटरीज वगैरह भी लगाई हैं, तो अपने फ्रिज है, टीवी है, कूलर है और इसके अलावा सबमर्सिबल्स हैं, मतलब जो आपके हम जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम रन कर सकते हैं सोलर एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया क्या है, कैसा है, ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब इक्वेटर के आसपास जो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो 1 डिग्री नीचे से बढ़ती है लगभग। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, ये ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करता है। और ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है, जो सन जो रेज होते हैं, सन की जो हीट होती है वो क्या है, अबाउंडेंट क्वांटिटी में होती है। इस फोटो जो सोलर एनर्जी होती है इसमें क्या होता है, जो फोटोवोल्विक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नोट करेंगे 1 मार्क्स के लिए। जो सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फोटोवोल्विक टेक्नोलॉजी से क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करती है किसको, सनलाइट को, किसमें, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो सन की जो रेज होती हैं या सन जो लाइट होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। वो कौन सी टेक्नोलॉजी, उसका नाम क्या है, तो वह है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। जो सोलर एनर्जी होती है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, खासकर रिमोट रूरल जो एरियाज़ हैं इनमें। और जो बिगेस्ट जो सोलर प्लांट्स है वो माधापुर में है। और माधापुर कहाँ है, ये भुज के आसपास है, जहाँ पर जो है सोलर एनर्जी जो है यूटिलाइज़ की जाती है। स्टरलाइज द मिल्क कैंस को स्टरलाइज करने के यूज़ में जो है ली जाती है। मिल्क कैंस की साफ़ सफाई, इस तरह के कामों में जो हॉट वाटर वगैरह करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। जो दूध की कैन होती हैं, दूध के डब्बे वगैरह होते हैं, उनको साफ़ वगैरह करने के लिए, इसको स्टरलाइज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से माउंट आबू में काफ़ी बड़ा एक सेंटर है इसका, वहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। ज़्यादातर जो टोटल जो काम होते हैं खाना पकाने के लिए या प्रकाश करने के लिए या पंखे वगैरह चलाने के लिए, मतलब सारा जो काम है उसको पूरा करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर लगा हुआ है इसको, जहाँ पर लगभग हज़ारों की संख्या में, मतलब 5 से 10 हज़ार की संख्या में लगभग खाना बनता है लोगों के लिए, संस्था है उनके लिए। तो सोलर एनर्जी का इसमें उपयोग जो है किया जाता है। अगला है मिनिमाइज़ करती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड द यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। अब इसकी उपयोग क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक तो है ये मिनिमाइज़ कर सकता है डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन डंग केक, फायरवुड। तो ये लोगों को जो है डंग केक बोलते हैं, उपले जो होते हैं उनकी, और फायरवुड की जो जलावन जो ईंधन होता है, लकड़ियाँ होती हैं, इनकी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। कि जो लोग क्या करते हैं, डंग केक को जलाते हैं, पॉल्यूशन फैलता है उससे। फायरवुड के लिए क्या, उसको पेड़ों को काटते हैं, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी होता है, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन होता है इससे। तो उसको रोकने में जो है काफ़ी कामयाब है सोलर एनर्जी, क्योंकि इनकी बजाय क्या, खाना वगैरह पकाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है सोलर एनर्जी का। इसके अलावा उन डंग केक्स का उपयोग किया जा सकता है, सॉरी उस डंग का या उस गोबर की जो खाद होती है उसका उपयोग किया जा सकता है खेतों में, हरी खाद के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, गोबर की खाद के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, सॉरी। इसके अलावा इससे क्या होता है, कंट्रीब्यूट हो सकता है सोलर एनर्जी से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको किया जा सकता है। डंग केक को ना जला करके और फायरवुड को ना जला करके, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, मतलब पर्यावरण संरक्षित होगा, धुआं वगैरह रोकेगा, इससे डंग केक से धुआं उठता है उससे। एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। और अगर डंग केक को नहीं जलाएंगे तो जो डंग है, काऊ या बिफलो, उसका डंग जो होता है उसको यूज़ कर पाएंगे किस, एग्रीकल्चर मैन्योर की तरह, या खेती बाड़ी में खाद के रूप में उसका उपयोग हम कर पाएंगे इससे। अगला टॉपिक है बायोगैस। बायोगैस जिसको हम पॉपुलरली इसको बोला गोबर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है।
बायोगैस जो होती है, इसका जो उपयोग है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो 1 मार्क्स के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछे थे, बायोगैस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फॉर्म के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, या सब्स होती हैं, ह्यूमन और एनिमल जो वेस्ट होता है, ठीक है, इसका उपयोग करके बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और इस बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फॉर द डोमेस्टिक यूज़ इन रूरल स्पीयर, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग में इसको लिया जा सकता है, कैसे कि प्रकाश करने के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए इस बायोगैस को उपयोग में लाया जा सकता है। अब जो है तो डिकम्पोजिशन होता है इसमें किसका ऑर्गेनिक मैटर्स का। तो इसमें बताया, इसमें डिकम्पोजिशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर्स का, और उससे प्रोड्यूस होती है कि आपकी गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस को जो है यूज़ किया जाता है, या उस गैस में कैपेसिटी होती है, हायर थर्मल कैपेसिटी होती है। और उस हाई थर्मल कैपेसिटी होने के कारण क्या है, उसको यूज़ किया जाता है किसके रूप में, एक तरह से प्रकाश के रूप में या खाना वगैरह पकाने के लिए। इसके अलावा इसमें जो थर्मल जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है बजाय किसके, कैरोसिन के, चारकोल के, डंग केक के, मतलब इन सब से ज़्यादा जो है इसमें हायर थर्मल कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट का इसका जो उपयोग है, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं वो स्टेब्लिश्ड हैं म्यूनिसिपल, इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव लेवल से इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बायोगैस जो प्लांट हैं उसको उसमें यूज़ करते हैं कैटल डंग को, और कैटल डंग का यूज़ करने के कारण इसको गोबर गैस प्लांट भी इसको रूरल एरियाज़ में कहते हैं। तो जो बायोगैस प्लांट्स थे कुछ दिनों पहले, लगभग 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा इनको स्टेब्लिश कराया गया था। इसमें जो खड्डे जो थे वो खुदवाए गए, खड्डे खुदवाने के बाद ऊपर से उसमें गोबर डालने की व्यवस्था की गई, इसके बाद इसको पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया। तो इस तरह के प्लांट्स होते लोगों जो सरकार के द्वारा बनवाए गए। इसको बनवाने लगभग 5 से 6 हज़ार के लगभग खर्चा आता है, और इसके अलावा सब्सिडी वगैरह भी इसमें मिलती है। तो अगर इसको उपयोग में लाया जाए, खासकर जिन क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो उन क्षेत्रों में इसको है उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज का हमारा जो आपसे जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग माधापुर और जो भुज में है, भुज के पास में है, इसमें जो सोलर एनर्जी का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे आप। धन्यवाद।